दोस्तों नमस्कार। 4 PM और 10 तक दोनों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज आपसे बात शुरुआत करते करते मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज भूल गया हूं, तो मैं उसको ठीक कर लूं तो बड़ी बात नहीं है। ये है कि ये ईयर प्लग लगा देता हूं ताकि आपको जो आवाज है मेरी वो थोड़ी ज्यादा क्लियरली सुनाई दे सके। तो ये काम जो है तुरंत अभी हो गया है। तो देखिए, अब ऐसा है कि राहुल गांधी साहब जो है फिर से चर्चा में है। अब वो टी शर्ट पहनते हैं तब भी चर्चा हो रही है, अब वो जैकेट उतार रहे हैं तब भी हो रही है, फिर रेनकोट जब बारिश हो रही है तब रेनकोट पहन के चलते हैं, फिर वो उतार देते हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। और ये अब जम्मू में उनकी पद यात्रा जो है वो जारी है। आज वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल से चल रहे हैं। तो अब जम्मू में विधिवत रूप से जम्मू कश्मीर में जैसे वो प्रवास उनका चल रहा है, तो हमको लगा कि वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही है प्रवास को लेकर। कांग्रेस ऑब्वियसली बहुत उत्साहित है इस पूरी यात्रा को लेकर। उनकी जम्मू कश्मीर की यात्रा को लेकर एक दो बार जो हुआ, कुछ लोग आके उनके गले मिल गए, तो उसको लेकर सुरक्षा को भी जो है एक प्रश्नार्थ चिन्ह बनाने की कोशिश की गई। खैर ये सब चल रहा है, लेकिन हमको ये लगा कि क्यों न ये कोशिश की जाए कि जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दल हैं प्रमुख, एक आप सब जानते हैं कि पीडीपी है और दूसरा आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और कांग्रेस का जो सुनने में आया है वो ये है कि जो पूरा कांग्रेस का जो संगठन रहा था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो अब गुलाम नबी आजाद साहब के साथ है। और उनसे भी जो है किसी उनके भी पदाधिकारी या नेता से हम संवाद करना चाहते थे। खैर आज वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन पीडीपी से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ दो जो नेता है उनके जम्मू कश्मीर से, वो आज इस वार्तालाप में कार्यक्रम में जुड़े हैं। और साथ ही में वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब से, जो जम्मू कश्मीर को 5 साल तक वहां रह के कवर कर चुके हैं। तो उस क्षेत्र की रिपोर्टिंग का और वहाँ के क्या हालात हैं उनका भी बहुत उनको अनुभव भी है और जानकारी भी है। ऐसे राजू विलियम साहब जो है वो भी आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो हम सभी मेहमानों का जो है आज स्वागत कर लें। उनको मैं कोशिश में ये अपनी टीम से कहूंगा कि मेरे साथ जो है सबको स्क्रीन पर जो है लाया जाए, तो फिर हम एक एक के बाद एक सबसे बातचीत करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है। और हम देख रहे थे ट्विटर आज, तो देखा कि अब ट्विटर जो है पूरा इसी चीज से भरा हुआ है। ट्विटर पे वो भी एक बड़ा वायरल हो रहा है कि क्या कहते हैं इसको, वो एक मशाल, फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं साथ में और दूसरे लोग भी हैं साथ में, और वो मशाल सबकी जली हुई है, वो मतलब प्रज्वलित हुई है। और एक फोटो ऐसी है जिसमें राहुल गांधी साहब की मशाल जो है वो बाकी सबकी प्रज्वलित है, इनकी नहीं है। तो इसको लेकर जो है फिर बहुत सारे वो चल रहे हैं। फिर जो जवाब भी दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, वो तुरंत उसी शायद क्षण के बाद की दूसरी क्षण का फोटो है, जिसमें फिर राहुल गांधी साहब की मशाल भी जो है वो प्रज्वलित हुई होती हुई, या जो प्रज्वलित हो चुकी थी वो दिखाई देती है। तो ये सब चल रहा है पूरा आज मामला। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे जो टेक्निकल टीम है, वो हमारे जो गेस्ट हैं जिनको हमने आज आमंत्रित किया हुआ है, पीडीपी से नासिर शेख साहब हैं, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर शमशाद शान जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जो मैंने कहा कि पंजाब बेस्ड हैं लेकिन उन्होंने 5 साल तक जम्मू कश्मीर पूरी तरह से कवर किया है, वैसे राजू विलियम साहब भी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पे और 10 तक दोनों पे। तो ये वैसे मैं बताऊं, ये फॉर्मेट, मैं इस फॉर्मेट में ज्यादा प्रोग्राम नहीं करता हूं, मैं अपने मेहमानों को बता दूं। मैं हालांकि 1 to 1 बात करता हूं ताकि थोड़ी फुर्सत से बात हो सके और सब लोगों को बात करने का, जो भी एक सामने बैठे हो व्यक्ति सज्जन या सन्नारी, उनको पूरी बात करने का एक अवसर मिले। लेकिन आज भले ही हम लोग ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही रहेगी कि सबको अपनी बात जो है रखने का पूरे पूरा एक समय मिले। और यहाँ हम लोग उस तरह की डिबेट नहीं करते हैं जैसे वो आप देखते हैं टेलीविजन पे या कहीं और होती है, कि एक ने दूसरे को पछाड़ दिया और दूसरे ने तीसरे को पछाड़ दिया। तो ये सब जो है हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि नॉलेज बेस्ड चीज हो, बातें हो, हर एक व्यक्ति अपना पक्ष रखे
और अगर किसी व्यक्ति के पक्ष से आप सहमत नहीं हैं, तो आपको पूरी छूट है अपनी असहमति प्रकट करने की, लेकिन अपना एक जो बोल रहा है उनका मौका खत्म होने के बाद अगर वो करे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ नासिर साहब आपसे। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए आप तो दोनों मतलब कांग्रेस के साथ भी एक पॉलिटिकल एसोसिएट आपका एसोसिएशन रहा पार्टी का, और आपने 4.5 साल के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बनाने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, ठीक है? तो ये बताइए कि अब इस यात्रा जैसे अब ये जम्मू कश्मीर में एंटर हुई है राहुल गांधी जी की, आप बतौर पॉलिटिकल पार्टी एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी के तौर पर, पीडीपी इस यात्रा को कैसे देख रही है? और क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल इक्वेशन लगाए जाते हैं ना, उसकी गिनती भी शुरू हो जाती है कि क्या होगा, क्या नहीं, हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू रिस्पॉन्ड और हाउ टू एनालाइज़ दिस। तो पीडीपी जो है शेख साहब, वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रही है? ये आप कृपया बताएँ। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा शेख साहब, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अब बताइए। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि मौका दिया कि अपनी बात रख पाऊं। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि मेरे पास केवल 15-20 मिनट्स है, क्योंकि उसके बाद एक और डिबेट में बैठना है। जहां तक इस भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में इस तरह की सियासी यात्रा निकालने का पुराना चलन है। 1984 में चंद्रशेखर ने एक यात्रा निकाली थी, और उसके बाद 85 में राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी ने संदेश यात्रा पूरे देश में निकाली थी। उसके बाद यात्राएं निकलती रही, लेकिन हमने देखा कि साल 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली तो उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। रथ यात्रा के बाद एकता यात्रा भी 1991 में निकाली गई, लेकिन एकता यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में निकाली थी, वो बताया जाता है कि अगर हम पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उनसे आप बात करें तो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस यात्रा ने एक नई रूह फूंक दी थी, और वहां से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो उभरनी शुरू हो गई थी। मेरे कहने का ये मतलब है, साधारण सा मतलब है, कि इस तरह की पॉलिटिकल यात्राएं हमारे देश में निकलती आई है, लेकिन हर यात्रा से लाभ नहीं हुआ है। हालांकि लास्ट ईयर अगर हम 2021 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक उनके मिनिस्टर्स की ओर से एक यात्रा निकाली थी, जो पार्टी के और गवर्नमेंट के प्रोग्राम पॉलिसीज को लोगों तक लेके जाते थे। लेकिन हर यात्रा सफल नहीं रही है। हर यात्रा से उस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं हुआ है। केवल आज तक जब पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ रथ यात्रा सबसे कामयाब यात्रा मानी जाती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रथ यात्रा के बाद मेरी नजर में भारत जोड़ो यात्रा इस देश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल यात्रा है। यात्रा निकालने का समय और लोगों का मिजाज देख के अगर यात्रा निकाली जाए तो यात्रा सफल रहती है। ठीक 1990 में जब रथ यात्रा निकाली गई, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर के यात्रा निकाली तो लोगों के इमोशंस जुड़े थे, सेंटिमेंट्स जुड़े थे, यात्रा कामयाब हुई। इस वक्त हमारे देश में जो माहौल है, हमारे देश में जो नफरत का माहौल है, हमारे देश में बेरोजगारी है, पूरे देश में इस वक्त जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बीजेपी से इस वक्त रोष तो है, लेकिन उसको कैश करने वाला अभी तक कोई मैदान में नहीं उतरा था। इस तरह का कोई मोमेंटम नहीं बना था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं और खसूसन मेरी पॉलिटिकल पार्टी जिससे मैं बिलोंग करता हूं उसकी बात कर रहे हैं, अब यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। देश की बात तो सब लोग जानते हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो वादे जो नारे देती आई थी वो तो कुछ कर नहीं पाई। अब पूरे देश को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल किया। धारा 370 खत्म करके पूरे देश में ये कहा जाने लगा कि अब ही आज सही माने में जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत के साथ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। जम्मू कश्मीर के जो भी राजनेता हैं उनको कैद खानों में बंद कर दिया गया। उन्हें बगैर किसी एफआईआर, बगैर किसी जुर्म के सलाखों के पीछे रखा गया और सालों साल तक रखा गया, ताकि देश के लोगों के सामने ये कहा जाए कि ये गद्दार थे और देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। अब ये यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में तो लोग वैसे ही बीजेपी के खिलाफ है,
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी जमात ले लें, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लें, पीडीपी ले लें, यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज चाहे नई है या पुरानी है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज दे आर अगेंस्ट द बीजेपी। सो डेफिनेटली जब जैसे भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, जम्मू कश्मीर में नॉन बीजेपी पार्टीज और कुछ पार्टीज और रीजनल पार्टी जिनको हम बीजेपी की ABC टीम कहते हैं, जो बीजेपी की क्रिएशन है, उनको छोड़ करके सभी पार्टीज ने इस यात्रा का वेलकम किया है। आपने देखा कि जब यात्रा जम्मू कश्मीर के बाउंड्री में एंटर करती है तो फारूक अब्दुल्ला साहब जाकर के जो है उसे वेलकम करते हैं। तो मतलब साफ है कि चाहे पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम इस यात्रा का स्वागत करते हैं और इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हमारे ऊपर ही पार्टी की तरफ से जारी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखकर इन्विटेशन दिया है कि आप लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए। जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने भी इस जो इन्विटेशन था उसको स्वीकार किया और पार्टी ने डिसीजन लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा पीडीपी बनेगी और पीडीपी बनने जा रही है। हम सब लोग कल जम्मू में, चूंकि आज तो यात्रा सस्पेंड रही, आज यात्रा नहीं हुई, कल जम्मू में यात्रा चलेगी, जम्मू शहर से चलेगी और जम्मू के बहुत बड़े चौक में भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके बहुत सारे लोग और पीडीपी भी कल हम लोग सब यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यात्रा को सफल बनाएंगे। वो इसलिए सफल बनाएंगे, देखिए हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हम ये नहीं कहते कि हमने कोई कांग्रेस के साथ कोई अलायंस किया या उनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जिस मिशन और जिस पर्पज से निकाली जा रही है देश को जोड़ने के लिए, वो इस वक्त दैट इज नीड आधार, क्योंकि हमने देखा कि नफरत की सियासत ने पूरे देश को बांट करके रखा है। जम्मू कश्मीर को तो बांटा ही बांटा था। इसलिए अगर कोई भी ऐसा मुंह देश में हो जो देश को जोड़ने की बात करे, जो हिंदू मुसलमानों को, हर जाति के वर्ग के लोगों को जोड़ने की बात करे, पीडीपी उसके साथ है। पीडीपी एक सेकुलर जमात है और इसी सेकुलर एजेंडे के साथ कोई भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा हम उसका समर्थन करेंगे और पीडीपी इसको बड़े अच्छे मन से देख रही है, अच्छी निगाह से देख रही है और भारत जोड़ो यात्रा को पीडीपी पूरा पूरा समर्थन देगी। नासिर भाई, आप खुद जो है यूथ कांग्रेस के एक लीडर रह चुके हैं वहां पे पहले, आप खुद एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, ये दर्शकों को ये भी बता दें, और अब आप पीडीपी की एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अब जैसे ये बात, अब ये इसका नारा ये है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाली बात है, ये बताएं, क्योंकि आपको जल्दी निकलना भी है तो थोड़ा आपसे पहले ज्यादा बात कर लेंगे, फिर हमारे दो मेहमानों से बात करेंगे क्योंकि आपके पास थोड़ा समय कम है। तो ये बताइए कि अब जो नफरत वाली बात है, ये आए दिन हम सुनते रहते हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है और चीजें जो है वो ठीक नहीं है और बहुत सारी चीजों को दबाया जा रहा है। आप वहां की अगर वास्तविकता अपने लफ्जों में बयां करें कि वहां एक्चुअली जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद, उसको हटाए जाने के बाद या उससे पहले की स्थिति में क्या फर्क है, और अगर नफरत का अगर माहौल बढ़ा है तो वो किस कदर है, ये जरा बताएं। देखिए 370 से पहले और 370 के बाद के जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ये जम्मू कश्मीर के ही नागरिक जानते हैं। देश भर में इसका एक अलग परसेप्शन दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। 370 से पहले जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को ऐसा लगता था कि ये मेरी रियासत है, मेरी स्टेट है, मैं इसका बाशिंदा हूं और मुझे यहाँ खुसूसी कुछ हकूक दिए गए हैं, कुछ स्पेशल राइट्स मेरे पास है। और अपने आप को समझता है कि जब 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। हम लोगों ने उस वक्त हिंदुस्तान का हाथ थामा, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री को चुना। हमने महात्मा गांधी के देश को चुना। हमने नथुराम गोडसे के देश को स्वीकार नहीं किया था, न तब किया था, न आज करेंगे। और 370 क्या था? 370 तो सिर्फ ये था कि जम्मू कश्मीर ने जो पाकिस्तान की थ्योरी को रिजेक्ट करके, हालांकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, बट ये वाहिद ऐसी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी जिसने टू नेशन थ्योरी जिन्ना की रिजेक्ट की और हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया। और ये हमें एक गारंटी दी गई थी। 370 हमें पाकिस्तान ने नहीं दिया था, 370 हमें चाइना ने नहीं दिया था, 370 हमें अपने देश ने, हिंदुस्तान ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक पॉलिटिकल स्लोगन बनाया, इसको एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया। अदरवाइज वो भी जानते थे कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक है। अब देखना यह है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बने, ये कह रहे थे कि पहले टारगेट किलिंग्स होती हैं, अब 370 के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। आपने देखा कि 370 हटने के बाद ही सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग्स हुई और पॉलिटिकल लोगों की किलिंग्स हुई। देखिए, अगर आप आंकड़े खोल करके देखेंगे, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स
पोस्ट 370 या प्री 370 पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, इनके पॉलिटिकल वर्कर्स मारे गए। लेकिन जब 370 की एब्रोगेशन हुई, इन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडरों को नजरबंद करके 370 एब्रोगेट किया। मैं आपको बता दूं, मैं 1.5 महीने इस 370 जब एब्रोगेट हुआ, मैं 1.5 महीने जो है वो हिरासत में रहा। आई वॉज कन्फाइंड फॉर 1.5 month। और उससे बड़ी दुखद बात मैं आपको बता दूं कि जैसे 370 की एब्रोगेशन होने के बाद 1.5 महीना मुझे हिरासत में रखने के बाद रिलीज किया गया, आफ्टर 7 days फ्रॉम ए रिलीज, 7 दिन के बाद मेरे घर में आतंकी हमला होता है, मेरे पूरे परिवार को बंधक बनाया जाता है। माय होल फैमिली वाज केप्ट होस्टेज फॉर होल नाइट। द वेपन ऑफ माय सिक्योरिटी गार्ड्स वर स्नैच्ड। और देखना यह है कि ये हमें कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के साथ नहीं हो जी, आप गद्दार लोग हैं। और उस इनके ये कहने की हफ्ते के बाद मेरे पर आतंकी हमला होता है। तो ये जो 370 हटने के बाद के हालात जम्मू कश्मीर के बहुत ही बुरे हैं। टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। अगर ये कहते हैं कि हालात ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? पूरे देश में चुनाव करा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो ये खुद मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो मायूस है, वो बेरोजगार है। जम्मू कश्मीर में यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री, उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है 370 हटने के बाद। अब 370 को मैं हमेशा एक बड़े भूकंप के तौर पर कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में एक बड़ा भूकंप आया। हम मानते हैं कि भूकंप के बाद हमेशा छोटे मोटे झटके आते हैं, जिनको आफ्टर शॉक्स कहते हैं। हद तो यह है कि आप 370 को हटे हुए 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, लेकिन भूकंप अभी भी आ रहे हैं। कभी ये डोमिसाइल, कभी इनका, अब देखिए तरह तरह के ये लोग कानून लेकर के आ रहे हैं। अब जो रिसेंट जम्मू कश्मीर में पैनिक क्रिएट किया गया है, वो है यहाँ के जो लोग जिन जमीनों पर यहाँ लोग काम कर रहे थे, चाहे खेती बाड़ी कर रहे थे, चाहे छोटे अपने घर बनाए थे, एक ऑर्डर निकाला है सरकार ने। उनने कहा इन सब लोगों को जो है इन जमीनों से बेदखल कर दो, एक इविक्शन ऑर्डर पास किया। तो इस तरह के भूकंप आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी ठीक हालात इस वक्त नहीं है। तो शेख साहब, इस थोड़ा टॉपिक से अलग है, लेकिन जब जिक्र किया तो मुझे पूछने का मन हो रहा है कि जो देखिए बीजेपी के अपने खुद के एजेंडे जितने भी एजेंडे थे, उसमें 3-4 बड़े प्रमुख थे। एक राम मंदिर वाला था, दूसरा जब भी सत्ता में आएंगे तो हम कश्मीर से 370 हटाएंगे, ये भी एक उसके प्रमुख एजेंडे में से एक था। तो मुझे ताज्जुब तब भी हुआ था, आज भी है, अगर इसका आप समाधान करते कि फिर आप जब जानते थे कि ये पार्टी के जो मुख्य उनके जो एजेंडाज हैं उनमें हमने से एक अलायंस क्यों किया? आप ये सवाल पूछना चाहेंगे, आपने हमने अलायंस अलायंस क्यों क्यों किया? किया? जी, क्यों किया? देखिए, ये बिल्कुल आसान सी बात है और इसका बड़ा सीधा सा जवाब ये है, सरकार जो है वो लोग बनाते हैं। मेरा ये मानना है, लोग जिसको चुनेंगे वो सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2 बड़े प्रोविंस थे, 3 थे रादर, लेकिन 2 बड़े प्रोविंसेस थे, जम्मू और कश्मीर। जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, जम्मू प्रांत से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर के आए और कश्मीर से पीडीपी के लोग चुनकर के आए। जब सरकार बनाने की बात थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस वक्त जिंदा थे, हयात थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा कि अगर हम कश्मीर की किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो वो सरकार सिर्फ कश्मीर की सरकार रहेगी। जम्मू के लोगों ने अपना मैंडेट बीजेपी को दिया है, लिहाजा बीजेपी के साथ सरकार बनाने का यह मतलब होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट को ऑनर करना। अब सवाल ये रहा कि आप जो कहते हैं कि हमें पहले से मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो ये है, उसके बाद भी सरकार क्यों बनाई? तो मैं आपको बता दूं, इलेक्शन खत्म होने के बाद, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद 2 महीने से ज्यादा टाइम सरकार बनने में लिया गया। वो इसलिए लिया गया क्योंकि एक एजेंडा ऑफ अलायंस फ्रेम हुआ। यहां बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं चला, यहां बीजेपी का एजेंडा नहीं चला, एक एजेंडा ऑफ अलायंस दोनों पार्टीज के बीच में बनाया गया। और उस एजेंडा ऑफ अलायंस को अगर आप खोल करके देखें, एजेंडा ऑफ अलायंस में सबसे पहली बात यह थी कि 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये लिखित रूप में भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के लोग जो थे, चाहे वो केंद्र में बैठे लोग थे या जम्मू कश्मीर के लोग थे, उन्होंने लिख करके दिया कि 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नंबर 2 कि यहाँ के जो लोग सेपरेटिस्ट लोग हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने, आप गूगल सर्च करिए, एजेंडा अलायंस जब पीडीपी और बीजेपी के दरमियान हुआ उसमें चीजें मेंशन है। और तीसरी बात कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में आने के लिए रोका नहीं जाएगा। बहुत तरह के, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी, यहाँ रसाना में एक छोटी बच्ची का रेप एंड मर्डर होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर्स ने उनकी सपोर्ट की थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी और आपको मालूम भी होगा कि सरकार दोनों पार्टीज की थी,
लेकिन हमारी चीफ मिनिस्टर ने इस वक्त उन दोनों मिनिस्टरों को बाहर का रास्ता निकाला। भारतीय जनता पार्टी मजबूर होगी इन दोनों मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री से निकालने में। अब यहाँ पर एक बड़ी आसान सी बात समझने वाली यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ पीडीपी के साथ खुद को सिक्योर फील करती, उनका पॉलिटिकल एजेंडा हमारे साथ अलायंस में चलता, उनका मैनिफेस्टो हमारे साथ अलायंस में काम करता, तो सरकार से क्यों चले जाते? उनको लगा कि जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उनको लगा जो हमारा एजेंडा है वो पीडीपी चलने नहीं देगी। पीडीपी ने उनके नाक में नकेल कस के रखी थी, हमने उनको कन्फाइन करके रखा था, और इसलिए वो सरकार से चले गए। और सरकार से चले जाने के बाद उन्होंने जो कुछ किया जम्मू कश्मीर के साथ वो सबके साथ आया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार नहीं बनी होती बीजेपी के साथ, तो आज जो जम्मू कश्मीर की दुर्दशा है, ये दुर्दशा 2014 में हुई होती। देखिए, उसके बाद एक अटेम्प्ट किया गया, जब बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया, अटेम्प्ट किया गया, सब पार्टीज ने मिलकर के कहा कि हम सरकार बनाएंगे, एक महागठबंधन तैयार हुआ। लेकिन हमारे उस वक्त राज्यपाल ने कहा मेरी फैक्स मशीन खराब होगी, तो उन्होंने असेंबली को भंग कर दिया। यानी अगर 14 में भी सरकार नहीं बनी होती बीजेपी के साथ, ये तब भी यही करते। कम से कम वो 2-3 साल चैन से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होगा कि इलेक्शन से पहले जब कश्मीर में बाढ़ आई थी, कश्मीर में लाखों लोग उस बाढ़ की वजह से जो है वो इफेक्टेड हुए थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब सरकार बनी तो केंद्र से पैकेज लाना था, उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना था, उन लोगों को जो कंपनसेट करना था। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और अलायंस बीजेपी के साथ नहीं होता, तो शायद अभी भी जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लोग अभी भी कंपनसेशन के लिए रोते, अभी भी रिहेबिलिटेशन के लिए रोते। विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, विद इन फ्यू मंथ्स, वो सबके लाखों लोगों को कंपनसेशन मिला, रिहेबिलिटेशन हुआ। और ये इसीलिए पॉसिबल था अगर बीजेपी के साथ सरकार बनती, लेकिन बीजेपी का एजेंडा हमने चलने नहीं दिया था। चलिए, और बातें करनी है, पर मुझे पता है अब आपको निकलना भी है, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी, पर आपने इतना समय निकाला, नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे कश्मीर के मुद्दों पर जो है बातचीत हमारी होती रहेगी, और हम आपसे जो है मुखातिब होते रहेंगे, दर्शकों से आपको मुखातिब करवाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको निकलना है तो फिर मैं आपको नहीं रोक पाऊंगा। अगर टाइम है आपके पास तो आप प्लीज जो है हमसे जुड़े रहें, ये भी मैं आपसे 5-4 मिनट हम सुनते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। अब मैं आता हूँ डॉक्टर शमशाद शान जो है साहिबा हैं, उनसे बात करने के लिए। वो जो है वो इलेक्टेड चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, ठीक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो रिप्रेजेंट करती है, और रामबन डिस्ट्रिक्ट से वो है वहां पे। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं वही सवाल पूछूंगा जो मैंने नासिर साहब को पूछा था। आप कैसे, फारूक मतलब अब्दुल्ला साहब आज थे, आप ये उनकी आज तो नहीं, लेकिन उनकी फोटो है, वो मशाल जलाते हुए और बूझती जलती दोनों मशाल के साथ, उनका फोटो काफी वायरल हो रहा है। तो कैसे देखती हैं आपकी पार्टी इस यात्रा को? पहले तो मैं सर अस्सलाम वालेकुम आदाब करना चाहूंगी, और शुक्रिया भी साथ साथ करना चाहूंगी कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी बात यहाँ पे रखने का। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल है, जहाँ तक आपने देखा कि जैसे ही राहुल जी जब भी जैसे ही उन्होंने कन्याकुमारी से अपनी पद यात्रा शुरू की थी, उस वक्त ही हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया था और उसको खुशाइंद कदम करार दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जो है सेकुलरिज्म के साथ रही है, और खासकर यहाँ तक कि ये इस वक्त की जरूरत थी, क्योंकि इस वक्त जो है हिंदुस्तान के पूरी जितनी भी जाति हैं सभी बांट के रख दिया हुआ है, और एक खलीज सा पैदा हो गया है सेंटर और स्टेट्स के दरमियान। और मैं मुबारक देना चाहूंगी राहुल गांधी जी की उस क्रिएटिव सोच को, जिस सोच ने आज के इस वक्त में एक ऐसी सोच लाई कि उन्होंने ये पदयात्रा शुरू की। और इस पदयात्रा की मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी इनको दिमागों को जोड़ने की। और खासकर आपने देखा जहां तक कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार लोगों के बीच में जो उत्साह है, लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी एक कांग्रेस की यात्रा है, लोग ये देख रहे हैं कि ये एक जो मोहब्बत का पैगाम लेके वो चल रहे हैं, जो सेकुलरिज्म की सोच लेके वो चल रहे हैं, उस सेकुलरिज्म के साथ लोग जुड़ रहे हैं।
और ये इस वक्त मैं खासकर अपने JNK की बात करूं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त जिस हालात से जूझ रहा है, खासकर जहां तक आपने देखा कि PDP के जो हमारे इस वक्त जो मेहमान है, उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हालात हैं और जो आए रोज जो है फरमान जारी होते हैं, जहां तक आपने देखा पहले 370 हटाया गया, उसके साथ ही GST लगाया गया, उसके साथ ही जो है डोमिसाइल का एक आर्डर आया, उसके साथ ही अब जो नया एक बहुत बड़ा इशू जम्मू कश्मीर के अंदर उठा कि आपको स्टेट लैंड का चराई और रोशनी एक्ट के लैंडों से आपको बेदखल होना है। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर है बेरोजगारी, और उसके साथ साथ जो हमारे जितने भी डेली वेजर्स से आपने देखा कि कोई भी इस वक्त डिपार्टमेंट वो नहीं है जिसके इस वक्त डेली वेजर जो है हड़ताल पे नहीं है। और सिर्फ एक डिपार्टमेंट बचा था रूरल डेवलपमेंट, जिसमें अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले 14FC के जो फाइनेंस 14FC फाइनेंस कमीशन है, उसका जो पैसा है उसको फ्रीज किया गया। तो अब हमारे जो पंचायती राज है वो भी जो है प्रोटेस्ट है पे इस वक्त आ चुका है। तो ऐसे हालात में लोगों को एक ऐसी सोच देना कि आपको जुड़ना है, आपको अलग-अलग दिशा में नहीं जाना है, बल्कि अगर देश को जोड़ना है तो आपको मिलजुल के चलना है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही इसको खुशाइन कदम करार दिया है। और फारूक अब्दुल्ला साहब और हम जितने भी साथी जैसे ही राहुल गांधी जी जो है लखनपुर में उन्होंने एंटर किया, और हम सभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी तादाद में हम उनको जो है रिसीव करने वहां पे गए। और फारूक साहब लगातार जो है उनके साथ स्टेज पे भी बैठे, और उन्होंने वहां पे बहुत बड़ा वेलकम स्पीच भी राहुल गांधी जी को दी, और हम वहां पर काफी देर तक उनके साथ रहे। और उसके बाद अभी हमें जो हाईकमांड का जो ऑर्डर है कि लगातार आपको जो है श्रीनगर तक राहुल गांधी जी के साथ इस पद यात्रा के साथ आपको जुड़ना है। जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हजरात हैं, सब को जो है यही आदेश मिला है कि आपने इस पद यात्रा के साथ चलना है और इसको कामयाब बनाना है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर को ऐसी यात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और मैं तो ये समझती हूँ कि ये बहुत ही एक खुशाइन कदम है। अच्छा, ये आपने भी जो है, ऐसा तो नहीं है कि आप कभी आपकी पार्टी एनडीए का घटक नहीं रही है, आप लोग भी जो है एनडीए के साथ एक घटक दल के तौर पर आपकी पार्टी जो है सत्ता में भागीदार रही हुई है। तो ऐसा अब क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की मुखिया है, और वो जब आप लोग एक समय हुआ करते थे उस पार्टी में और इस पार्टी में, उसके फैब्रिक में फर्क क्या नजर आता है आपको, और क्यों देखिए अचानक उस से लगता है वक्त कि नफरत बढ़ गई है? उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो पैगाम था वो मोहब्बत का पैगाम था, और वो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते थे। आज आपने देखा कि आज आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, किसी भी स्टेट में आपको नजर नहीं आएगा कि आप किसी लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको हर जगह हिंदू, मुस्लिम, सिख इनको बांटने की बात हो रही है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, ये तो जोड़ के रखने वाली बात है, और हम तो हमेशा सेकुलरिज्म के साथ रहे हैं। और खासकर आज जम्मू कश्मीर की बात आप लीजिए, यहाँ पर तो अलग अलग दिशाओं में लोग इस वक्त बटे हुए हैं, और यहाँ तक यहाँ पर पहाड़ी और गुज्जर्स को बांटा जा रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, यहाँ पर हर किस्म की जात को अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है, जिस वजह से इस वक्त एक बहुत बड़ा खलीज जो है लोगों के बीच में है। और इस खलीज को पूरा करने के लिए इस किस्म की यात्राओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, एक चीज मुझे समझनी थी, मैं एक्चुअली नासिर साहब से पूछना चाहता था लेकिन उनको निकलना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये 370 हटने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है वहां पे? मतलब अब देश के ही अंग थे आप, अब ऐसे तो और क्या प्रिविलेज आपको लगता है कि अगर वो देखिए सर, नहीं रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? 370 एक स्पेशल ये स्टेटस था। क्योंकि क्योंकि 370 क्योंकि बाकी जब देश के जो बाकी लोग हैं उनको ये बड़ा सवाल होता है कि भाई देश के हिस्से हैं आप, देश का ही हिस्सा है, तो अगर वो आपको दो ध्वज नहीं रहे, या एक मतलब कोई अभी और भी आके जो है देश का वासी अगर वहां रह सकता है, जमीन खरीद सकता है, ये सब चीजें, तो प्रॉब्लम क्या है एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में और साथ में रहने में? तो आपत्ति, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो बताइए हमको, आप लोगों का देखिए वहां सर, स्थानीय लोग जो है। 370 सर जब तक था, लोगों को पूरी तरह से पता नहीं था कि 370 जम्मू कश्मीर के लिए कितना अहम है।
370 जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो पॉपुलेशन है, जो लोग यहाँ पर है, इतने जो है अमीर नहीं है, इतनी इकोनॉमी ज्यादा नहीं है कि हम बाकी देशों के साथ, बाकी स्टेटों के साथ मुकाबला कर सके। आप देखिए जब से 370 गया है, हमारी जितनी भी लैंड्स थी, जो हम रोड्स बनाते थे, जो हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाते थे, उस वक्त हम जो लैंड लोगों से लेते थे उसमें प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाता था। लेकिन अब जब यूटी के अंदर हमें प्रॉपरली सारा कंपनसेशन जो है वो खत्म हो चुका है, और अब हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि हम किसी रूरल एरिया को कनेक्ट कर नहीं पा रहे, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं हमें लैंड मिलना मुश्किल हो जाता है, और हम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास कंपनसेशन नहीं है। और उसके साथ साथ जो जॉब पॉलिसी थी, वो जॉब पॉलिसी थी कि 370 के होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का ही बाशिंदा जो था वो अप्लाई कर सकता था। और आज जहां तक आप देखिए कि स्टेट सब्जेक्ट हमारी खत्म हो गई, हमें यहाँ पर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई पोस्ट निकलती है उसमें पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास इतना साधन नहीं है कि पढ़ाई का, कि हम इतने, हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि वो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ जो है मुकाबला कर सके। जम्मू कश्मीर इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, अभी अंडर डेवलप्ड है, ये बाकी स्टेटों के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और 370 एक ऐसा हथियार था हमारे पास जो 370 हमारे लोगों को जोड़ के रखता था और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता था। और दूसरा, उसके साथ साथ आपने देखा कि जब से 370 गया है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी जॉब पॉलिसी नहीं आई है। आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त स्टाफ की कमी है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख लीजिए, हमारे पास स्कूल जहाँ पे हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल है, हमारे पास 500 स्टूडेंट्स को एक टीचर हम दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नई जॉब पॉलिसी नहीं आ रही है। और अगर ऐसा होता कि हम पूरे J&K के अंदर जिस वक्त लिस्टें निकलती थी, हजारों के हिसाब से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, और वो यहाँ पर कि अगर आज कहीं पर भी पोस्ट निकलती है, वहां पर जब बाहर के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी आपने देखा कि अभी तक जितनी भी नोटिफिकेशन हमारी J&K में निकली, सबकी सब जो है गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं है, हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है इंडस्ट्री कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे। प्राइवेटाइजेशन जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिस हिसाब से बाहर के स्टेटों में है, सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, क्योंकि उनके पास अपना सिस्टम है। वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिस वजह से हम 370 पे डिपेंडेंट हैं। देखिए, ये जब मैं सुनता हूँ, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली आप वहाँ के हैं, हम तो जम्मू कश्मीर से नहीं, मतलब वहाँ के तो स्थानीय निवासी नहीं है। हमको एक सवाल, इस आपने कहा, उससे एक और सवाल मन में उठता है कि तो फिर तो ये तो अब तक तो 370 था वहां पे, तो फिर आपको जब जम्मू और कश्मीर को जो विशेष प्रावधान, ये जो प्रिविलेज मिल रहा था, तो उसका उतना बढ़िया तरीके से आपकी पार्टी हो या पीडीपी हो क्यों नहीं उठा पाई, जिसके चलते आपका स्टेट जो है वो भी एकदम बेहतरीन, हर मामले में बेहतरीन स्टेट जो है डेवलपमेंट को लेकर बन जाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाया फिर? अभी ये तो 3 साल से हटी है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग अलग, क्योंकि जैसे जहां तक आपने देखा, जो आज का इशू उठा है, जो स्टेट लैंड से हमें बेदखल किया जा रहा है, रोशनी एक्ट से जो हमें बेदखल किया जा रहा है, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त यहाँ के J&K के लोगों को जो सफेद टाकियां थी, जो कल्टिवेशन लैंड थी, चाहे वो फॉरेस्ट थी, चाहे वो स्टेट लैंड थी, वो यहाँ के लोगों को जो है उसको ऑनरशिप दी थी कि आप यहाँ पर बैठो, यहाँ पे कल्टिवेशन करो और अपने जो फैमिलीज है उनको एफोर्ड करो। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है कि अगर हमारे लोग इस वक्त जो है J&K के अंदर इकोनॉमी बड़ी है, लोगों को अपना रोटी कपड़ा मकान, जैसे बाकी स्टेट्स की बात करें कि वहां पर 40% लोग तो बेघर हैं, उनको तो घर भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक स्टेट है जिसको अपना घर है, अपनी जमीन है, अपनी रोटी वो अपने घर में खाता है, किसी के घर में नहीं जाके खाता है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अलग अलग पॉलिसीज आई। आप देखिए कि ऑरिटी पॉलिसी, ऑरिटी स्कीम आई, जिसके तहत यहाँ पर हजारों बच्चे जो है वो अपने अपने जो है पंचायतों के अंदर एक जो है वहां पर टीचर्स लगे इस वक्त स्कूलों के अंदर। अगर इस वक्त स्कूल का सिस्टम हम चला रहे हैं, सिर्फ उसी स्कीम के तहत चला रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो है पॉलिसीज आई
टाइम टू टाइम आई, लेकिन 370 जो है वो एक बहुत बड़ा एक ब्रिज था हिंदुस्तान और इसके J&K के बीच में, जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। और जिस वक्त ये टूटा था उस वक्त तो बीजेपी ये कह रही थी कि अब तो यहाँ पर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, अब तो जम्मू कश्मीर एक खुशहाल स्टेट बनेगा। वो तो, और दूसरा यहाँ पर जो मिलिटेंसी अगर है वो 370 की वजह से है, लेकिन 370 टूटने के बाद जो है मिलिटेंसी हमें तो नहीं दिख रही है कहीं पर खत्म हुई, हमें तो ये लग रहा है कि ये और ज्यादा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये तो ऐसा है ना कि डॉक्टर साहिबा, ये जब चुनाव लाएंगे और फिर चुनाव में जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब की जो नई पार्टी खड़ा करने में जो बहुत सारी मदद हो रही है, तो फिर तो जो लग रहा है वो तो ये है कि वो चुनाव जब भी घोषित होगा, फिर वो और कोशिश ये होगी कि वो और आजाद साहब की पार्टी मिलके जब फिर सरकार बना सके अगर, तब जाके फिर आपके ये देखिए सब जो सर, मसले हैं देखिए ये सर, फिर खत्म पहले तो ये हम तो कह रहे हैं इनको कि चुनाव करें, क्योंकि J&K को इस वक्त जरूरत है, लोगों को एक लोकल गवर्नमेंट चाहिए। लोग इस वक्त जो है अपना राइट टू वोट नहीं दे पा रहे हैं, जो इस वक्त सालों से कह रहे हैं कि इलेक्शन करेंगे, एक वक्त आता है इलेक्शन होता है, दूसरे दिन जाके दूसरा स्टेटमेंट होता है। और हम तो कहते हैं इलेक्शन करें, लोग खुद फैसला करेंगे, लोग खुद जवाब देंगे कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी दिशा है जो उनको लेनी है और जिससे वो अपने इस जम्मू कश्मीर को महफूज रख पाएंगे। हम तो चाहते हैं इलेक्शन में, और आपने देखा कि हमारे कायद फारूक साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन लोग खुद फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर के कि उनको क्या चाहिए। अच्छा, ये वैसे आपको पूछना मुझे नहीं पता नहीं कितना सही है कितना गलत, लेकिन क्योंकि आप एक वहां की बिल्कुल बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल माहौल है, कौन कितने पानी में है, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा बिल्कुल रहता होगा। हम इसलिए आपसे पूछना चाहते थे कि अब देखिए, कांग्रेस का तो वहां कुछ रहा नहीं ढांचा, वो सब तो लेके चले गए गुलाम नबी आजाद साहब। तो ये जो यात्रा अब निकल रही है राहुल गांधी साहब की जम्मू कश्मीर में, तो वो जो चले गए हैं आजाद साहब के साथ, क्या वो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, या आजाद साहब जो है वो कांग्रेस को वहां रिप्लेस कर देंगे? आप एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे क्या देखती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए सर, ये तो उनका अपना अंदरूनी मसला है, मैं नेशनल वो कॉन्फ्रेंस से समझ हूँ, रहा हूँ, लेकिन पर मैं इतना जरूर ऑब्जर्वेशन। कहूंगी कि आजाद साहब के निकलने से बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन आस्ता आस्ता आते आते जो है खुद समझ रहे हैं लोग। आपने जहां तक देखा कि पीछे भी काफी सारे लीडर्स जो है वापस जो है कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन दूसरी पार्टी के बारे में इतना बड़ा डिसीजन लेना ये मेरे लिए सही नहीं है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं की नहीं बात मैं करूं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं जहां तक नहीं नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, इंशाल्लाह इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त 100% है, और लोगों को जो है उसकी जो पहले की हुई पॉलिसीज और काम जो जम्मू कश्मीर में है और जो सेफगार्ड कर सकती है लोगों के राइट्स को, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और जब इलेक्शन होते हैं लोग खुद ब खुद उसका जवाब जो है इलेक्शन में देंगे। पर आप इस यात्रा के साथ है, आपके सुप्रीम लीडर जो हैं बिल्कुल वो सर, हम सब यात्रा के यात्रा के साथ हैं, साथ हैं? क्योंकि हमारे कायद का जो है हमें आदेश है कि हमने जो है पूरी यात्रा के साथ शाना बशाना चलना है, क्योंकि ये इस यात्रा को जो है हम अलग नजरिए से नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल वे से हर चीज को नहीं देखा जाना चाहिए। इस वक्त जो है हर एक फर्द का ये काम है कि वो अगर एक पैगाम लेके चले हैं जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का, तो हमें उसमें जो है कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए, अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। और मैं तो जरूर ये मुबारक दूंगी राहुल जी का, जिन्होंने ये क्रिएटिव सोच लेके जो चले, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी खलीज जो पैदा हो गई थी। और दूसरा जो है लोग अलग अलग जो है नुमाइंदों से, और दूसरा गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो इस वक्त जो है खलीज पैदा हो गई है, इस पूरी सेकुलरिज्म को सेकुलर सोच लाने के लिए राहुल जी का बहुत एक अहम कदम था। और खासकर जम्मू कश्मीर में जो आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है, जो महंगाई है आसमान छू रही है, बाकी जो हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, स्टेट लैंड का इशू है, बाकी इश्यूज हैं, इन सब से का जो मैं एक ही कहूंगी कि एक ही हाल है कि इलेक्शन हो जाए और लोग जो है अपनी लोकल गवर्नमेंट लाए, और उस गवर्नमेंट के बाद ये सारे इश्यूज जो है वो हल हो सकते हैं।
जब तक हुकूमत नहीं बनेगी, यहाँ तक कि 3 टायर सिस्टम जो है बना है, क्योंकि मैं एक चेयरपर्सन हूँ डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन जिस सोच के साथ जो है गवर्नमेंट ने हमें चुना था, जिस एजेंडे के तहत हम लोगों को जो है आगे लाया था, वो कहीं न कहीं अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है ग्राउंड लेवल पे। इसको बहुत ज़्यादा और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस मिशन को लेके हम चले थे, वो कहीं आगे खो गया है। तो जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक हम भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेटिक जो निज़ाम होता है, वो एक अलग तरीके का होता है, उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। लोकल गवर्नमेंट जब तक नहीं होती है, तब तक आप किसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हो। अब राजू विलियम साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप आपको अनम्यूट कर लें एक बार। तो अब देखिए, हमने तो पीडीपी का भी एक पक्ष सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है डॉक्टर साहिबा, उनकी भी बात हम सुन रहे थे। और अब एक चीज़ तो बड़ी साफ है, अब मैं और आप तो, हमारा काम तो ऑब्जर्वेशन का है। हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे चीज़ें जो हैं अपने आप घटनाएँ घट रही है, या कैसे-कैसे आगे बात बढ़ रही है, देश में माहौल किस तरह से किस तरफ जा रहा है। अब ये दोनों पार्टी जो हैं, ये बिल्कुल एक चीज़ में बड़ी साफ है, सोच एक वहाँ बिल्कुल साफ है कि भई हम तो इस यात्रा को सफल बनाने में पूरी तरह से हम जो है कोशिश करेंगे, उनके साथ है, और इस यात्रा का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब वहाँ ये, जैसे अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये तो चलो ठीक है, पर कांग्रेस जब वो यात्रा खत्म करेगी 30 जनवरी को, अब इनकी पार्टी का तो वहाँ उतना कुछ रहा नहीं ना कांग्रेस का। ये मैसेज अच्छा जाएगा, ये सोशल मैसेज के तौर पे बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल, जैसे उस दिन हमने बात की थी कि राहुल गांधी जी की छवि जो है उसमें बहुत एक पॉजिटिव फर्क महसूस हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इस यात्रा की बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल तो बहुत चर्चा है, मेन स्ट्रीम उसमें वो ज्यादा कुछ बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी चर्चे सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं तब भी हो रहा है, जैकेट पहन लेते हैं तब भी होता है, रेनकोट निकालते हैं तब भी हो रहा है, ये सब हो रहा है, और ये सब बातें भी उसके साथ जुड़ी हुई है। पर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी इस क्षेत्र में 5 साल रह के लगातार जो है रिपोर्टिंग की हुई है, और आप जानते हैं वहां की चीजों को। जब वहां ढांचा नहीं रहा है संगठन का, कांग्रेस का, इस यात्रा को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके चाहे कितने भी जो है समर्थन देके, और लोगों का समर्थन भी लोगों को उनको मिल रहा है, तो सफल बन जाएगी यात्रा। पर उससे कांग्रेस को, अब जब भी चुनाव हो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कांग्रेस को कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाली है? कोई एक अगेन एज एन एलिमेंट टू बी काउंटेड फॉर, क्या वो पार्टी बन सकती है? क्या लगता है आपको? केपी साहब, मोहतरमा शमशाद शान को सुना मैंने, शेख नासिर साहब को सुना है। इन दोनों पार्टियों ने बहुत पहले, यात्रा से पहले ही बता दिया था कि हम इस यात्रा के साथ हैं जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यात्रा के साथ क्यों है, क्या सोच के? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भाजपा, ये 4 जो मेन राजनीतिक मैदान में खिलाड़ी हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राहुल गांधी जी की यात्रा है, उसने एक राजनीतिक लकीर खींच दी है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जम्मू प्रोविंस हो, जम्मू रीजन जिसे जम्मू प्रोविंस कहते हैं, और या वो वैली हो। और दोनों में बड़ा फर्क है। भाजपा जो है वो हमेशा ही जम्मू में रहा, उसकी जो भी राजनीतिक उसकी अचीवमेंट्स है वो जम्मू में हुई है, और वैली बिल्कुल ही डोमिनेटेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जम्मू के प्रोविंस में भी इनका एक प्रभाव है। अब मैं जब कहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा ने एक लकीर खींच दी है, वो लकीर क्या है? उसके 2 पहलू हैं, एक तो है विचारधारक और दूसरा है उसका राजनीतिक पहलू। हुआ क्या कि हम थोड़ा सा 3 साल पीछे जाएं, जिसे हम कहते हैं कि वाटरशेड मोमेंट था, वो था 370 धारा को तो इन्होंने एब्रोगेट कर दिया। 370 धारा के बाद एक माहौल ऐसा पैदा हुआ कि जो वहां की पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस जो कि नेशनल पार्टी है, इसलिए उसके लिए जम्मू कश्मीर में अपनी मौजूदगी
बनाए रखना उनके लिए भी उनके एक राजनीतिक रेपुटेशन का, इज्जत का सवाल है। तो ये सारी पार्टियां जो है वो हाशिए पे चली गई। जैसा इन्होंने कहा है, मोहतरमा ने, अपने शान साहिबा ने, इन्होंने बात करी है कि वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस, वो जो पटड़ी से उतर गया था, उसको बहाल करना। अब देखिए कि जब धारा 370 हटाई गई तो यूटी बना, तो उसका मतलब है कि केंद्र का उनके ऊपर सीधा कंट्रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से वो राजनीतिक जो जो प्रोसेस है उसको वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा ना, इनका चुनाव तो करवाने पड़ेंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, अब देखिए कि 3 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक जो भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व है वो ये निर्णय नहीं कर पाया कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना साजगार है अभी या नहीं है। अगर साजगार नहीं है, नहीं करवा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो, उनको लगता नहीं है कि ये हमारी पार्टी के लिए साजगार है, क्योंकि उन्होंने अपना वो देखना, उन्होंने अपने, उनको अब वो, उन्होंने वो टेस्ट कर लिया सत्ता का, वो पीडीपी के साथ वो सत्ता में रह चुके हैं, तो वो अपना करे। अच्छा, दूसरा है सबसे बड़ा जो भाजपा के लिए है पूरे 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 राष्ट्र में, पूरे भारत में, कि उनको धारा 370 जब हटाई तो उसको जस्टिफाई कैसे करना कि भाई ये हमने बिल्कुल सही किया था। तो ये भी एक चुनौती है उनके लिए, क्योंकि अभी तक देखिए कितने साल केंद्र में कांग्रेस का राज्य रहा, सत्ता में रही है, उसके बाद यहां पे भी प्रदेश में भी रही है, जम्मू कश्मीर में भी। और इनकी जो भाजपा की मेन जो ऑपोजिशन थी वो यही थी कि जी ये माइनॉरिटीज अपीजमेंट, क्योंकि जम्मू कश्मीर को मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जोड़ के देखा जाता है, ठीक है जी, और ये अपीजमेंट हो रही है। और दूसरा उसके साथ जो उनका राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था भाजपा का, वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो यहां पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ, ये मिलिटेंसी, ये टेररिज्म वाला जो माहौल पैदा हुआ है, तो वो उनके राष्ट्रवाद के उसको भी जोड़ता था। तो भैया अब तो तुम्हारे पास बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर आ गई है, तो क्या वो टेररिज्म जो है अक्रॉस द बॉर्डर से जो आता है, जो यहां पे, क्या वो रुक गया? और दूसरा, शासन की बात की है इन्होंने, अब आपके पास सीधा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके हैं, तो उसमें कोई कोई सरकार तो है नहीं है, तो आपने तो सिर्फ एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इन्होंने शिकायत करी है, और मैंने भी खुद, क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग करता तो उसके बाद मेरा आना जाना वहां पे लगातार, मैं इन टच में, आप हैरान हो जाएंगे कि अभी रिसेंटली मैंने उधमपुर में, जम्मू प्रोविंस में, यहाँ पे रियासी में बात करी है। मैंने उनको पूछा, जो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनमें हमारे मित्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, अपना व्यवसायी भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं, उनको पूछा कि भैया क्या फायदा हुआ, तो सभी कह रहे हैं हमें तो पता नहीं चला अभी तक क्या फायदा हुआ। तो ये चुनौतियां हैं। लेकिन जो राजनीतिक पहलू है उसका वो ये है कि राहुल की यात्रा में विचारधारा के तौर पे एनसी और पीडीपी जो बड़े प्लेयर्स हैं, इनको एक पाले में और भाजपा दूसरे पाले में। हालांकि इनकी अपनी जो ये पॉलिटिकल राइवल तो है जम्मू कश्मीर में, एनसी और पीडीपी, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सीधा आपस में सीधा पैक्ट करे तो इनके लिए दिक्कतें आती वहां पे, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। और वो कांग्रेस में जाने की दिक्कत है कि जस्टिफाई कर सकते हैं कि भैया हम तो, अगर एनसी को बोला जाएगा कि आप क्यों गए, आप पीडीपी थी वहां पे, तो आप पीडीपी थी तो आप क्यों गए उसके, वो कहेंगे हम तो राहुल जी के लिए गए थे, हम तो यात्रा को सपोर्ट। और यही सवाल अगर पीडीपी के नेतृत्व से पूछा जाएगा, वो भी यही कहेंगे नहीं भैया, तो उनके लिए अपने एक जस्टिफिकेशन उनके पास बचती है। लेकिन इसके साथ क्या है, मुझे क्या लग रहा है कि जो हम इसका चुनावी इतिहास देखें तो उसमें हुआ ऐसा कि पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार बनाई जब मुफ्ती साहब थे, और उसके बाद जब गुलाम नबी, आधे समय के लिए इनका हुआ था एक अरेंजमेंट के, आधे समय के लिए कार्यकाल के लिए असेंबली के मुफ्ती जी मुख्यमंत्री रहेंगे और आधे के लिए गुलाम नबी आजाद साहब जो उस वक्त कांग्रेस में थे। और उसके बाद वही पीडीपी है वो उसके साथ भाजपा के साथ सरकार बनाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो राजनीतिक
माहौल मिसिंग है। ये जो दोनों पार्टियां अपने आप को हाशिए पे देख रही थी, उनके लिए इस यात्रा ने एक ऐसा अवसर प्रदान किया है कि वो दोबारा इकट्ठा होके राहुल गांधी की यात्रा के उसके उसके नाम पे इनकी ताकत बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए, क्योंकि अगर आपका राजनीतिक जो विरोधी है, दुश्मन वो एक है, तो भैया फिर एमसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के साथ आने का इकट्ठा होने में क्या दिक्कत है। तो ऐसा भी हो सकता, अगर ये डायरेक्ट अलायंस ना भी करें, एक पॉलिटिकल अलायंस ना भी करें, तो भी इनका एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग, एक पीछे से एक वो हो दूसरे के सकता साथ है। अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। हाँ, इलेक्शन में हो सकता है कि जिससे लेकिन भाजपा को चुनाव सत्ता से बाहर रखा जाए। तो मेरा यह मानना है। और इसमें सवाल जो बस इसका श्रेय जो जाता है, मैं एक मिनट कंप्लीट करता हूं, इसका जो श्रेय जाता है वो राहुल गांधी की यात्रा को जाता है, कि जिसने ऐसी एक स्थिति पैदा कर दी कि दो परस्पर सियासी विरोधी जो है वो भी इनके साथ आ गए और एक लकीर खींच दी गई। और उससे अगर देखा जाए तो राहुल को इस बात का श्रेय जाता है, राहुल गांधी को, कि उन्होंने अब ये जो संघर्ष है वो एक विचारधारक संघर्ष भी है कांग्रेस का, कि भाई जो भाजपा है वो तो देश को तोड़ने वाली बात करती है, और दूसरा ये है कि हम जोड़ने वाली बात करते हैं। और दूसरा कि जो उनका राष्ट्रवाद है भाजपा का, और जो कांग्रेस का राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद ही है ना जिसको लेके ये सारे इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम देश को, राहुल गांधी जी को क्यों, यात्रा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी, और ये वाला ये राष्ट्रवाद जो इनका है, धर्मनिरपेक्षता का राष्ट्रवाद, जो राहुल की यात्रा के साथ टीडीपी और इनके साथ आने से हुआ है, वो भाजपा के राष्ट्रवाद से भिन्न है। तो एक लोगों के सामने एक बड़ी क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आती है, और उसकी वजह जो है वो राहुल की गांधी की जो जम्मू कश्मीर की यात्रा है भारत जोड़ो, और खास करके 30 तारीख को जब इसका श्रीनगर में समापन होगा, तो 30 जनवरी को इन्होंने महात्मा गांधी जी की याद को समर्पित कर रहे हैं और वो तिरंगा लहराएंगे। और अभी भी रास्ते में, अभी 26 जनवरी को जो यात्रा एक दिन का ब्रेक है, जी, तो वो वहां बिल्कुल, से बिल्कुल। बनिहाल जो है अपना रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 26 जनवरी को ये बकायदा जो यात्री हैं, जो प्रोग्राम आया है इनका, उसमें साफ लिखा है कि यात्री वहां पे जो 26 जनवरी का जो बनाएंगे, जो सेरेमनी होगी वहां पे, जी, उसका जी। उसमें हिस्सा लेंगे। और ये भी एक रास्ते में चलते भी एक संदेश जो है उसी उसी का एक उसकी कंटिन्यूटी है, जो उद्देश्य ये कन्याकुमारी से लेके चले। एक आखिरी बात आपसे पूछनी है, फिर मुझे लगता है कि समय फिर हमको अनुमति नहीं देगा। ये है कि अब ये तो है, अब मैं और आप, जैसे मैं कह चुका हूँ कि हम देखते हैं, चीज़ों को परखने की कोशिश करते हैं। अब ये आज़ाद साहब के साथ जो चले गए हैं कांग्रेस छोड़ के, तो ढांचा, संगठन का ढांचा कितना बचा हुआ है? क्या इस यात्रा से इनकी जो पार्टी है, जो आज़ाद साहब के साथ ऑलमोस्ट सब चले गए, क्या वो फिर से रिवाइव हो सकती है? क्योंकि जब तक वो नहीं होगी, तब तक तो वहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फिर कोई मतलब बनेगा नहीं कांग्रेस के लिए। बहुत दिलचस्प सवाल आपका, बहुत देखिए, आजाद, गुलाम नबी आजाद साहब बहुत बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के, और उनका पूरे का पूरा राजनीतिक जीवन है जो वो कांग्रेस का जुड़ा रहा है, जब से वो यूथ कांग्रेस। तो मैं अक्सर आता जाता रहता हूं कि भदरवा, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जो जिसे चनाब वैली रीजन बोला जाता है, चनाब दरिया, चनाब जो है वहां से बहता है, तो उसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां भदरवा वहां से 30 किलोमीटर दूर है, वो इनकी होम कंस्टिट्यूंसी, जहां से वो 2 बार चुनाव लड़ा और जीते भी हैं। तो चुनाव, अच्छा, इसके अलावा केंद्र में वो मंत्री रहे हैं, और कांग्रेस के ट्रबल शूटर रहे हैं। जब भी संकट आया पार्टी के ऊपर भी, उनका कद बहुत बड़ा है। और उस लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके नेतृत्व, उनके बड़े नेता, और जो जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एक बहुत बहुत बड़ी पैंठ है उनकी। लेकिन जैसा कि अब दोहराने की जरूरत नहीं है कि राहुल आजाद साहब जो कांग्रेस से क्यों अलग हुए, और उसके बाद जो चला यहाँ पे, उन्होंने पार्टी बनाई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। देखिए,
जो आजाद साहब का जो प्रभाव का क्षेत्र है वो चिनाब वैली रीजन है। चिनाब वैली रीजन में आपके पास रामबन डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट मेन, और वहां पे 8 जो असेंबली सीट्स हैं। जब आजाद साहब ने छोड़ा तो जो जो उनका मानना था कि इस वजह से मैंने छोड़ा कि कांग्रेस एक बड़ी बुरी हालत, मरी हुई हालत में थी, ठीक है, और वैसा वो हो नहीं पा रहा था, उसको रिवाइव करने के लिए उनकी बात नहीं मानी जा रही, जैसे वो G23 वाला ग्रुप था कांग्रेस के नेताओं का कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो ये इन्होंने अलग कर दिया अपने आप को, क्योंकि ये अपनी जो राजनीतिक जमीन है जम्मू कश्मीर उसको नहीं खोना चाहते। तो जब आए तो जाहिर सी बात थी कि बहुत बड़ा एक हिस्सा जो कांग्रेस का वो भी वैसे ही महसूस कर रहा था, क्योंकि वो भी राजनीतिक जो दृश्य था जम्मू कश्मीर में उसमें भी वो हाशिए पे महसूस कर रहे थे अपने आप को। और वो उन्होंने जब इन्होंने अलग से पार्टी बनाई कुछ 6 महीने पहले, तो वो भी इनके साथ आ गए। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जब ये यात्रा राहुल की हुई और उसकी जब शुरुआत, जब ये अभी जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं हुई थी, तो जो इसका प्रभाव बना, जो इसकी रिपोर्ट्स आई, तो बहुत वो कुछ हिस्से वो जो लोग इनके साथ आए थे उनमें से एक इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ताराचंद गुप्ता जी है, मनोहर लाल जी थे एक इनके, तो और भी नेता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे छोड़ के चले गए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी आजाद साहब के साथ नेता हैं, एमएलए और भूतपूर्व एमएलए उनके साथ हैं, जिला के अध्यक्ष है, और उन्होंने अपनी पार्टी की जिला यूनिट जो वो भी एस्टेब्लिश कर दी है, और अब बहुत एक्टिवली ग्राउंड पे आजाद साहब अपनी पार्टी को संगठित करने की कवायद में जुड़े हुए हैं। ही इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजर। लेकिन आज आजाद साहब जम्मू कश्मीर में नहीं है। उनकी पार्टी को, अब मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत, उनकी पार्टी को तो उन्होंने 30 जनवरी वाला समापन सभा उसमें आमंत्रण भी आमंत्रित नहीं है वहां पे वो। अब मैंने जब बात की, आजाद साहब पूछा, तो मुझे मालूम ये पड़ा कि आजाद साहब यात्रा के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से कुछ रोज पहले दिल्ली आ गए हैं, अपने घर पे हैं, और वापस कब आएंगे? वापस आएंगे 1 फरवरी को, जब यात्रा खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए भी एक बड़ी दुविधा है, और उनके लिए एक सर्वाइवल का चक्कर है कि अगर यात्रा का परसेप्शन ऐसा बनता है तो कांग्रेस जो है वो उसमें रिवाइवल होगा। जो कांग्रेस के नेता है वहां पे, उनको लगेगा, पार्टी में जान आएगी, उनके अंदर एक नई उम्मीद जगेगी कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो वो जो है, हो सकता है आने वाले समय में और भी लोग आजाद साहब की पार्टी को छोड़ के इधर आ जाएं, या आजाद साहब खुद आ जाएं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उनका तो मन आत्मा तो कांग्रेस ही है। देखिए, वो इज अ सेकुलर टू द कोर, ए सेकुलर और नेशनलिस्ट नेता है, और इस उम्र में आके वो नहीं करेंगे, तो ये होता है ऐसे। अगर उनको कोई ऐसे सम्मानजनक तरीके से वापस आए, ये सोच रहे होते शायद राजू भाई कि यार राहुल जी अगर ये करना ही था तो पहले बता देते तो मैं ये करता ही नहीं। ये बहुत से लोग छोड़, अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं, मैं ये तो कह रहा हूं कपिल सिब्बल साहब भी दोबारा वापस आ सकते। और इसमें कोई, इसको मुझे ऐसे लगता है कांग्रेस एक पैन इंडिया बड़ी पार्टी है, ठीक है जी, इसके नेतृत्व को ऐसी बड़ा दिल रखना चाहिए, इसको ईको का मसला नहीं बनाना चाहिए। और खास करके वो नेता है जिनके प्रोवन सेकुलर क्रेडेंशियल्स है, जैसे गुलाम नबी आजाद हैं, तो अगर उनकी घर वापसी हो सकती है तो क्यों नहीं करना चाहिए इनको। ऐसे को और भी नेता हैं। कल को पंजाब से अमरिंदर सिंह जो है वो दोबारा कांग्रेस में चले जाएं जी, क्योंकि अमरिंदर सिंह सेकुलर नेशनलिस्ट क्रेडेंशियल्स तो उनके हैं ही है ना। बेसिकली तो उनकी हाँ सोच ये सब यात्रा का मुझे लगता है कि यात्रा का असर है ये, ठीक है, क्योंकि ये सब की सोच बेसिकली ये सब की सोच जो है, जैसे आप कह रहे हैं अमरिंदर सिंह साहब हो, कैप्टन साहब, या गुलाम नबी आजाद साहब हो, या कपिल सिब्बल साहब हो, या जो अभी भी जो G23 के माने जाते हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो भी बेसिकली देखिए विचारधारा से तो वो बिल्कुल जो है वो सेक्युलर हैं, मतलब उसमें तो कोई आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और अगर उस चीज, हाँ, आप मीर भाई देखिए, अभी जो दो लोग बोल के गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं वो, ठीक है जी, लेकिन
इस विचारधारा की जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि विचारधारा की एक लकीर खींच दी है राहुल गांधी की यात्रा ने, तो ये बहुत सहज महसूस करती दोनों पार्टियां इकट्ठी जाने के, लेकिन नेतृत्व वो राहुल गांधी की यात्रा के नाम पे, क्योंकि इनका भी बेसिकली क्रेडेंशियल सेक्युलर है। इसके जो जन्मदाता हैं पीडीपी के मुफ्ती साहब, वो तो केंद्र में गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है जी। जब नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस सरकारें रही हैं उस दौर में, मेरा ख्याल इंद्र कुमार गुजराल साहब की जो प्रधानमंत्री थे, शायद उस वक्त थे, वो गृह मंत्री थे, वो रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला जो है, इनका मतलब ये भी केंद्र में बहुत बार मंत्री रह चुके हैं, कि तो ये लोग हैं जो जिनको एक राजनीतिक जमीन जो है, राजनीतिक ताकत है, वो इस यात्रा में मुझे लगता है कि उसका संचार हुआ है। ये अपने आप को ज्यादा पहले से बेहतर विकेट पे महसूस कर रहे हैं दोनों पार्टियां, और इनका जो सियासी जो विरोधी है, और कोई बड़ी बात नहीं से पहले कहा कि किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग में आए तो चुनाव तो अंततः करवाने पड़ेगी ना भाजपा को। भाजपा कितनी देर केंद्रीय नेतृत्व उनका इसको टाल सकता है, तो राजनीतिक। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए कि अभी हाल ही में, अभी कल परसों की बात है, जम्मू नरवाल में तो धमाके हुए, लोग घायल हुए हैं, उससे पहले राजौरी में हुए हैं, आईडी ब्लास्ट हुए हैं, उससे वैली में वो जो एम्प्लॉइज है उनको मारा गया है। तो उस चीज को देखते हुए भी भाजपा को लगेगा कि इससे पहले कि देर हो जाए कि लोग हमें उन चीजों के लिए घेरना शुरू कर दे, राजनीतिक हमारे विरोधी, कि अभी जिसका नाम लेके तुमने 370 धारा खत्म करी थी, हालांकि ये उनकी विचारधारा का हिस्सा था कि 370 हटाना, स्पेशल स्टेटस जो वापस लेना, ये राष्ट्र में विलय करना, क्योंकि एक राष्ट्र एक कानून तो उनका नारा रहा है ना, ठीक है। एक राष्ट्र तो और उसके लिहाज से कि इससे पहले हमारी जवाबदेही इतनी बढ़ जाए कि हमें लोग जो है वो, अगर चुनाव होते हैं, चुनावी जमीन हमारी खिसकती है, तो उससे पहले वो चाहेंगे कि करवाया जाए। अब उनकी दिक्कत हो रही है कि वो इसको निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और उसी दौरान ये यात्रा आ गई है, तो इससे और भी मुझे लगता है कि भाजपा जो है, केंद्रीय नेतृत्व वो बैकफुट पे चला गया है, ऐसा महसूस होता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो यही जीत है इस यात्रा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा। ये अगर बहुत लिटरली भी जैसे सेकुलर देखिए, सेकुलर क्रेडेंशियल्स जो हो रही है उसको समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि कुछ जो अब असर है वो असर है, और चर्चाएं जो हुई है देश में शुरू वो हुई है, तो ये जो देखिए आप देखो, सूफी कितनी रिच सूफी ट्रेडिशन है कश्मीर की, वैली की, और वो अपने आप में सेक्युलर है वो, ठीक है। जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ठीक है, तो ये है उस पे। लेकिन कश्मीर की प्रॉब्लम एक और है, क्योंकि ये जब बंटवारा हुआ तो कश्मीर हमारे उस सबसे पहले जो अटैक हुआ मिलिट्री, वो जो इंट्रूजन जो हुआ है, घुसपैठ हुई है, वो तो कश्मीर के थ्रू हुई ना। तो उसको बरकरार रखना उस वक्त के लिए शायद ये ठीक भी था उनका कि भाई एक स्पेशल स्टेटस दे के। एक चीज अभी देखिए कार्यक्रम, अच्छा राजू, एक कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी, लेकिन जाते जाते एक चीज बता रहे हैं आपको, दर्शकों को। एक किताब जो लिखी गई है, मैं विस्तार से हो सकता है एक और कार्यक्रम में इसका एक 5 मिनट का सेगमेंट रख देंगे। ये कहा जाता है ना कि नेहरू साहब जो थे वो पक्षधर थे कि चलो यार इस तरह का, जब ये दोष का आरोपण जो किया जाता है कश्मीर की स्थिति को लेकर, एक पत्र व्यवहार जो है उसकी बुक छपी हुई है, सब वो आप चाहे तो आपको मिल जाएगी। वो अयंगर साहब को सरदार पटेल साहब ने खत लिखा हुआ है, अंग्रेजी में वो खत है। वहां उन्होंने क्या मर्यादा है, क्यों मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते, उन हर चीज को उन्होंने जो है उस पूरे खत में बयान करते हुए कहा है कि इसमें देयर कैन नॉट बी एनी फर्दर मिलिट्री एक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उस पर कभी बात करेंगे आराम से फुर्सत से, पर आज की जो चर्चा है मुझे लगता है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें हम जस्टिस भी नहीं कर सकते 1 घंटे में। लेकिन आज की जो मैंने बात करी है, आपने इसको विषय को रखा है, वो है कि राहुल गांधी की यात्रा के इर्द गिर्द उसका प्रभाव क्या है, उससे क्या कुछ नई रीअलाइनमेंट हो रही है, नई इक्वेशंस पॉलिटिकल बन रही हैं। तो एक बात है कि जो इनका राष्ट्रवाद है कांग्रेस का, उसमें देखिए भाजपा एनसीपी जुड़ रही है, इससे वो पीडीपी भी जुड़ रही है, ठीक है। और उनका आजाद साहब का टैक्टिकल रिट्रीट है वहां, वो टैक्टिकली कि मैं हूं ही नहीं यहाँ पे, तो वो भी इन्हीं के साथ इनको माना जा सकता है। तो ये अच्छी बात है, ये उस उद्देश्य की पूर्ति भी है जिसको लेकर राहुल गांधी ने यात्रा निकाली।
राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने वक्त निकाला और बहुत आपका अनुभव जो है वहाँ का, आपकी जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बस ये एक कोशिश थी हमारी कि अब जब ये जम्मू से गुजर रहे हैं और फिर श्रीनगर में जाके 30 तारीख को अपनी यात्रा का समापन करेंगे, राहुल गांधी साहब, भारत जोड़ो यात्रा, जो कहते हैं कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। तो उस यात्रा को लेकर दो अपने अपने आप में धूर विरोधी पक्ष, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों कांग्रेस के साथ और दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में और स्टेट में भी सरकार बना के काम कर चुके हैं। वो पार्टी जो दोनों के साथ काम करने का अनुभव रखती थी और अपने आप में एक दूसरे की बहुत बड़ी विरोधी, एक क्योंकि वो स्थानीय पार्टी है वहां की, लेकिन वो दोनों पार्टी के भी जब हमने आज जो है नेताओं को, प्रवक्ताओं को जब हमने यहाँ पे आज कार्यक्रम में बुलाया, तो कह रहे हैं कि हम इस यात्रा को सफल बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये सोच है कि इस यात्रा से जो नफरत का माहौल, चाहे वो देश में हो या जम्मू कश्मीर में हो, तो उसको काउंटर करने में इस यात्रा का बड़ा योगदान है और जम्मू कश्मीर में भी रहेगा। और इसीलिए दोनों पार्टी इस यात्रा को, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों इस यात्रा को सफल बनाने में लगी हुई है और लगातार जब तक यात्रा संपन्न नहीं होती तब तक ये लगी रहेंगी। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बदलाव इस यात्रा का माना जा सकता है। तो आज ये कार्यक्रम बस यहीं समाप्त करेंगे। हम आपसे हमेशा ये गुजारिश करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें हमारे साथ कार्यक्रम में, आप अपनी कमेंट जरूर करें, आप इसको लाइक करें, आपको अगर अच्छा लगता है तो, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और करवाएं, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर किया कीजिए। तो बस इस गुजारिश के साथ आज कार्यक्रम की यहाँ समाप्ति करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।